Hello everyone, welcome on this YouTube channel. So this is again one of the lesson of your practice series. इस सीरीज में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे in a detailed manner. So the first question of today's lesson is what are lipid rafts? Lipid rafts क्या है? Lipid rafts are. So आपसे पूछा गया है lipid rafts क्या होते हैं? लिपिड ड्राफ्ट्स के बारे में ऑलमोस्ट सभी लाइफ साइंस के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है अभी तक। और लिपिड ड्राफ्ट्स जो होते हैं वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। रीजन इज कि हमारे यहाँ जितने भी लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, हर एक लिविंग सेल्स की एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, आप सभी को पता है। उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो वो आपकी बाइलेयर की फॉर्म में है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है इन नेचर। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये सोल्यूट को पास होने देती है और उसमें भी सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, ठीक है। सो इस परमिएबल नेचर होने की वजह से हम देखते हैं कि हमारी सेल की जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड के साथ साथ बहुत सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है और इन प्रोटीन्स का काम होता है कि कुछ एक प्रोटीन्स कैरियर की तरह काम करते हैं, कुछ एक प्रोटीन्स चैनल की फॉर्मेशन कर देते हैं, कुछ एक प्रोटीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम करते हैं जो सिग्नलिंग पाथवे को इंड्यूस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर सिलेक्टिव है, वो हर एक मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देगी। लेकिन क्योंकि सेल को अपनी नीड पूरी करनी है, उसको इनफ अमाउंट में वो सारी चीजें चाहिए, तो इन दैट केस हमारे पास सेल जो होती है, जब सेल को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है ना, तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। तो इसलिए आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है और ये प्रोटीन्स भी अलग अलग टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी। सो अगर हम लोग बात करते हैं एक एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का स्टीरोल होता है और ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो लिपिड राफ्ट्स एक्चुअल में क्या होते हैं? इट इज द एग्रीगेट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड का मतलब ये हुआ, हमने कहा कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, साथ ही साथ उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ कई एक प्रोटीन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल देते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाई वर्ड जहां भी लग जाए ना, आप समझ जाए कि उसके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है, ठीक है। और प्रोटीन तो मतलब प्रोटीन ही है। तो जब किसी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है तो हम उसे कह देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो जब आप लिपिड राफ्ट्स की बात करते हो तो लिपिड राफ्ट्स एक एग्रीगेशन होता है जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल भी देखते हो, उसके अंदर आपको स्फिंगोलिपिड्स भी मिलेंगे, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मिलेंगे, उसके अंदर आपको पूरा एक माइक्रोडोमियन की वो फॉर्मेशन करता है। एक छोटा सा माइक्रोडोमियन होगा जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा पड़ा है, जिसके अंदर प्रोटीन्स है, लेकिन वो ग्लाइकोप्रोटीन्स है। और जो लिपिड राफ्ट्स के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जनरली उनका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। अगर डिटेल्ड मैनर में बात करें तो इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये नॉर्मल पोर्शन है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेगमेंट है लिपिड राफ्ट का। इस लिपिड राफ्ट में अगर आप नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंपेयर करके चलते हो तो यहाँ पर एक तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल की फंक्शनैलिटी होती है कि ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो लिपिड राफ्ट्स है उसका एक फंक्शन है आपकी मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, क्लियर। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है बिकॉज उनके एक एंड पर, और वो भी कौन सा? इंट्रासेलुलर एंड पर। इनके इंट्रासेलुलर एंड पर कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज अटैच है, इसलिए इन प्रोटीन्स को हम लोग कह देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। और इनका ये जो सरफेस होगा ये एक रिसेप्टर की तरह काम करेगा। सो इन शॉर्ट यहां से हमारा लिपिड राफ्ट का दूसरा फंक्शन क्लियर हो जाता है कि अगर यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज भी अटैच है, तो समहाउ आपका जो लिपिड राफ्ट है वो प्रोटीन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होगा। साथ ही साथ सिग्नलिंग में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है।
रिसेप्टर ट्रैफिकिंग में ये इन्वॉल्व होगा। क्लियर? उसी के साथ हम देखते हैं कि यहां पर जो आपके लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, उन लिपिड्स के साथ भी कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज अटैच होती है, जिसे हम क्या देते हैं, स्विंगोलिपिड्स। राइट राइट। लिपिड राफ्ट्स बेसिकली क्या होता है, एक माइक्रोडोमियन होता है, एक माइक्रोडोमियन, जिसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है कि इस माइक्रोडोमियन में आपको स्विंगोलिपिड्स देखने को मिलेंगे। स्विंगोलिपिड्स के साथ यहां पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल के साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। राइट? और जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे वो स्लाइटली इलोंगेटेड होते हैं। इस माइक्रोडोमियन के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है? लिपिड राफ्ट जो होते हैं, इनका मेनली काम क्या होता है कि आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रोवाइड करता है, एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर द असेंबली ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। क्योंकि हमारी जो सेल्स होती है, उस हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका सिलेक्टिव नेचर होने की वजह से ये प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। राइट? हमें ये भी पता है कि हमारी जो सेल है उसके अंदर सिग्नलिंग पैथवे चलते हैं बहुत सारे, जो अलग अलग तरीके के मतलब रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो जो आपका लिपिड रैफ्ट्स होता है, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रोवाइड करता है फॉर द असेंबली ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। असेंबली से हमारा मतलब है कि मोस्ट ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे का जो इनिशिएशन है लिपिड रैफ्ट से ही आपका होता है। लिपिड रैफ्ट के अगर दूसरे फीचर की बात करते हैं, तो लिपिड रैफ्ट जो होता है ये ऑर्डर्ड और वेरी टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होती है, और ये मेम्ब्रेन के अंदर फ्रीली फ्लोट कर सकता है। ठीक है? इतनी बातें क्लियर हो गई। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्रीगेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड। एंड होप लिपिड रैफ्ट के बारे में सारे बेसिक पॉइंट यहां से आपके क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट फंक्शन। ठीक है? फंक्शन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। आपको यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स दिए गए हैं, उन प्रोटीन्स को उनके फंक्शन के साथ आपको मैच करना है। तो मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर ही रहे थे, तो मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं। फ्लीपेज और फ्लोपेज दोनों के दोनों हमारे ऐसे ही प्रोटीन है जो ग्लाइसरोलिपिड्स एक्चुअली उसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है? आपको ये सिलेक्ट करना है कि फ्लीपेज कौन सी साइड से किस साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोपेज किस साइड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो देखिए, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है फ्लीपेज। फ्लीपेज के अंदर आप देख रहे हो आई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है? आई से आप इनवर्ड याद रख सकते हो। आई का मतलब इन का मतलब कि यहाँ पे जो ग्लिसरोलिपिड का ये ट्रांसपोर्ट कराएगा वो आपका इनर साइड की तरफ कराएगा। इन का मतलब अंदर हो गया। तो फ्लीपेज का काम क्या होता है कि ये एक टाइप का एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, जिसका काम होता है ग्लिसरोलिपिड को ट्रांसफर करना फ्रॉम द आउटर मोनोलेयर टू द साइटोप्लाज्मिक सरफेस, या कह सकते हैं कि इनर मोनोलेयर की तरफ। ठीक है? तो इसका फंक्शन आपका ये मैच हो जाता है। ठीक है? इट इज अ कैल्शियम इंडिपेंडेंट, अ टाइप ऑफ पी टाइप ऑफ एटीपीएस for the transportation of glycerolipid from outer monolayer to the cytoplasmic surface. अब यहां से बात आती है कि पी टाइप एटीपीएस का मतलब क्या हुआ। आप सभी को पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका डिफ्यूजन हो जाता है, पैसिव डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफर करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजप्शन और द ट्रांसपोर्टेशन हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अगर पैसिव हो रहा है तो उसमें आपको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि दो तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वन इज पैसिव, अनदर वन इज एक्टिव। ठीक है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एटीपी की जरूरत पड़ती है और पैसिव के अंदर आपको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। राइट? एटीपी डिपेंडेंट होगा।
पैसिव के अंदर हमेशा जो भी ट्रांसफर होगा वो आपका अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ट्रांसफर होगा। पर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो क्योंकि ये एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को ये फॉलो नहीं करता, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जब आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो तो आपकी सेल के अंदर बहुत सारे पंप प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम इन्हें 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज solute ion channels, second one is p-type ATPase, third one is ABC transporter, right? solute ion channels जो होते हैं वो सिलेक्टिवली solutes को पास आउट होने देते हैं। जब हम लोग पी टाइप एटीपीएस की बात करते हैं तो पी टाइप एटीपीएस के बारे में होता है कि ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एक एटीपी को हाइड्रोलाइज करके वो बहुत सारे मल्टीपल कैटायंस के ट्रांसपोर्टर आपके पी टाइप एटीपीएस पे होते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पी टाइप एटीपीएस में हमारा आता है सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप जो कि आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में आप सभी ने पढ़ा है कि ये एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करके 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है और 2 पोटाशियम आयन को ये सेल के अंदर फेंकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम करता है। जैसे कि ये अगर हमारा सोडियम पोटाशियम पंप है तो ये सोडियम पोटाशियम पंप क्या करेगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करके ये आपके 3 सोडियम आयन को मेम्ब्रेन के बाहर फेंकेगा और 2 पोटाशियम आयन को ये मेम्ब्रेन के अंदर फेंकता है। ठीक है, मतलब ये कि ये एक बार के ट्रांसपोर्ट के लिए, एक साइकिल के लिए ये एक एटीपी को यूज करता है। सो पी टाइप एटीपीएस के अंदर यहाँ पे 1 एटीपी का हाइड्रोलाइज होता है, राइट? ओके, दूसरा अगर एग्जांपल ले तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जो कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होती है वो भी हमारा पी टाइप एटीपीएस का एग्जांपल है। एबीसी ट्रांसपोर्टर की जब आप बात करते हैं तो एबीसी ट्रांसपोर्टर के अंदर आप देखते हो कि यहाँ पे 1 और 2 एटीपी यूज की जाती है जब एक साइकिल को कंडक्ट करना होता है, और इसके अंदर जो मेनली सबस्ट्रेट होते हैं वो हमारे लिपिड, स्टीरोल या आयंस या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। डिफरेंस दोनों में क्या है, एबीसी ट्रांसपोर्टर के अंदर आप देखते हो कि जो ट्रांसपोर्टर होता है वो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पी टाइप में डाइमर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जनरली कुछ आयन चैनल्स होती हैं जो दोनों डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफर हो रही है। एबीसी ट्रांसपोर्टर के अंदर जनरली ये भी देखा जाता है कि एबीसी ट्रांसपोर्टर के अंदर वन डायरेक्शन के अंदर, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। पी टाइप एटीपीएस के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों डायरेक्शन के अंदर भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी। हम लोग बात कर रहे थे फ्लीपेज की, तो फ्लीपेज जो है ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है, यानी कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को शो करता है और ये पी टाइप एटीपीएस को शो करता है। ठीक है, यानी कि जब ये ग्लिसरोलिपिड के एक मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा तो ये एक एटीपी को यूज करेगा और ये ट्रांसफर की डायरेक्शन कौन सी होगी, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड, अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। फ्लॉपीज की अगर बात करते हैं, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ओ से आप याद रख सकते हो आउट, आउट का मतलब बाहर, यानी कि ये आउट कर रहा है, आउट कर रहा है मतलब यहाँ से आउटर डायरेक्शन से, आउटर मोनोलेयर से ये आपकी इनर की तरफ ट्रांसफर करेगा। ठीक है, नो सॉरी इनर से आउटर की तरफ ट्रांसफर करेगा, क्योंकि जो डायरेक्शन होगी वो आपकी किधर होगी, आउटर की तरफ। सो इससे आपका करेक्ट हो जाता है एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर दैट ट्रांसपोर्ट ग्लाइसरोलिपिड्स फ्रॉम इनर मोनोलेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन मोनोलेयर। क्लियर? स्क्रैम्बलेज, स्क्रैम्बलेज जो हमारा प्रोटीन है अगेन एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, लेकिन स्क्रैम्बलेज के बारे में आपको याद रखना है ये कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में काम करता है।
स्क्रैम्बलेज प्रोटीन दोनों ही डायरेक्शन के अंदर प्रोटीन का सॉरी लिपिड्स का फोस्फोलिपिड्स को यहाँ पे लेयर के अंदर मेंटेन करके रखता है। ये इनर और आउटर लेयर के अंदर फोस्फोलिपिड का अमाउंट इक्वल रहे उस चीज को ये मेंटेन करके रखेगा। लेकिन स्क्रैम्बलेज जो होता है वो कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में काम करता है, इसे अपनी एक्टिविटी के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। ठीक है, सो इसका आपका हो जाता है दिस वन। So the correct option for this question is 1B, second C and third A, right? ठीक है, आई होप इसे समझ में भी आ गया होगा आपको इनकी नॉर्मल फंक्शनैलिटी। और भी डिटेल मैनर में देखें तो यहाँ देखिए फ्लीपेज जो है एक पी टाइप एटीपीएस है, मूव पीई एंड पीएस फ्रॉम आउटर टू साइटोप्लाज्मिक लीफलेट, यानी कि मूवमेंट जो हो रही है वो आउटर से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ इसकी हो रही है। एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है, इनर साइड पे एक एटीपी को यूज करेगा और उसके बाद ही ये काम करेगा, यानी कि ट्रांसफर कराएगा। राइट, ओके, ये देख रहे हो आप इस फोस्फोलिपिड को ये आपका कहां से कहां ट्रांसफर करेगा, फ्रॉम आउटर टू दी इनर। ये जो आपकी फोस्फोलिपिड जो आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है उसे इनर लीफलेट की तरफ ट्रांसफर करेगा। कौन? आपका फ्लीपेज। फ्लोपेज की अगर बात करें तो ये आपके इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट की तरफ ट्रांसफर करेगा। डायरेक्शन आपको दिख रही है कि हमारा फोस्फोलिपिड यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेगा एटीपी को यूज करके। लेकिन स्क्रैम्बलेज जो है वो दोनों ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफर करता है, फ्रॉम इनर टू आउटर एंड आउटर टू इनर, लेकिन उसे अपनी एक्टिविटी के लिए कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। राइट, okay, next question is peripheral membrane protein which are specified to RBC and soluble in aqueous solution। तो देखिए हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स की खास बात यह है कि वो ब्लड के अंदर एक तो उसके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन के कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है। राइट, इतनी बात तो आपको क्लियर है, आप सभी को पता है। आरबीसी की अगर और खास बात की बात करी जाए तो आरबीसी के सरफेस पर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। वैसे तो हर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अपने कुछ मार्कर्स होते हैं, आरबीसी के भी कुछ एक मार्कर्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो उसी के सरफेस पर पाए जाते हैं। और ये आरबीसी के प्रोटीन समहाउ उसे उसकी प्रॉपर्टी भी मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इन द सेंस आपकी जो आरबीसी है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आरबीसी दूसरी सेल के साथ अडहेशन भी शो कर सकती है। लेकिन ये जो सरफेस प्रोटीन है आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये उसे अडहेशन से प्रिवेंट करते हैं, यानी कि दूसरी सेल के साथ उसे अटैच नहीं होने देते, जो आरबीसी की फ्लूइड नेचर की उसकी प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है, जिससे कि आरबीसी फ्रीली ब्लड के अंदर फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो आप देखते हो कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन आपके पैरिफल भी होते हैं, कुछ एक प्रोटीन इसमें से ट्रांसमेम्ब्रेन भी होते हैं। अलग अलग प्रोटीन की अपनी फंक्शनैलिटी है, जिसमें से कुछ एक प्रोटीन्स ऐसे हैं जो आरबीसी के सेलुलर उसकी जो शेप है उसको मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एक प्रोटीन उसे अडहेशन से प्रिवेंट करते हैं, कुछ एक प्रोटीन का अलग काम होता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वो पैरिफल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि स्पेसिफिकली ये प्रोटीन हमारा कैसा है, पैरिफल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, which are specified to RBC and soluble in aqueous solution, जो कि aqueous solution के अंदर soluble है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में आपको पहली लाइन ही क्लियर है, यानी कि आपको ये पता है कि आरबीसी का कौन सा प्रोटीन इंटीग्रेटिव प्रोटीन है या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और कौन सा प्रोटीन यहाँ पे पैरिफल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, लैमिनिन, लैमिनिन की अगर बात करें तो ये हमारा ECF का प्रोटीन है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, ये सेलुलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हमारा एलिमिनेट हो जाता है। इंटीग्रीन की बात करें तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, बट इसमें आरबीसी के लिए स्पेसिफिकेशन नहीं है, ऑलमोस्ट सभी सेल के अंदर इंटीग्रीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रीन, एंकाइरिन और बैंड 3 ये दोनों ही प्रोटीन आरबीसी स्पेसिफाइड होते हैं, पर बैंड 3 का आप सभी ने नाम सुना होगा, ये आपका पैरिफल प्रोटीन नहीं होता। बैंड 3 जो है ये एक इंटीग्रल प्रोटीन का एग्जांपल होता है। हियर एक आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिससे आप याद कर सकते हो कि कौन से आपके पैरिफल प्रोटीन है, कौन से आपके इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है,
पेरिफेरल प्रोटीन जो कि आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं उसमें आपका ट्रोफोमायोसिन, स्पेक्ट्रीन, एक्टीन, प्रोटीन 4.1, एंकायरिन और प्रोटीन 4.2। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली आपसे स्पेक्ट्रीन और एंकायरिन के बारे में पूछा जाता है और इस साइड हम कहें तो इन दोनों ही प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है ग्लाइकोफोरिन क्या है, ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है। बैंड 3 क्या है, ये भी अगेन एक इंटीग्रल प्रोटीन है। बैंड 3 की अगर बात करें ये क्लोराइड की शिफ्टिंग में काम आता है। राइट, क्लियर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोफोरिन इज, अभी हमने बात करी ग्लाइकोफोरिन आरबीसी के इंटीग्रल प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, यानी कि आरबीसी के अंदर उसके सरफेस पर, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर ये एम्बेडेड होता है। सो इसके बारे में और बातें यहां से जान लेते हैं। सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ आरबीसी mediate the electroneutral exchange of chloride for bicarbonate, a type of serpentine which involve in signal transduction। देखो जहां serpentine वर्ड आता है ना, ये जो लाइन है a type of serpentine which involve in signal transduction, ये जनरली हमारे GPCR प्रोटीन्स के लिए होती है। जी प्रोटीन्स के लिए ये लाइन होती है कि वो सर्पेंटाइन नेचर के होते हैं, उसमें 7 यूनिट्स आती हैं, 7 यूनिट से मिलके आपका एक जी प्रोटीन्स बना होता है। अ पोर फॉर्मिंग प्रोटीन विच अलाउ हाइड्रोफिलिक सोल्यूट टू डिफ्यूज, तो आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सी बात ग्लाइकोफोरिन के लिए करेक्ट है। ठीक है, तो ग्लाइकोफोरिन के लिए मैं कुछ और बातें आपको बताती हूँ। ग्लाइकोफोरिन जो है, यहां से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है क्योंकि सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, और आरबीसी को स्पेसिफाई करके इसमें बताया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है। अब ग्लाइकोफ्लोरिन की कुछ और बातें जान लेते हैं। ग्लाइकोफोरिन इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। ग्लाइ, मैंने अभी बताया था ग्लाइ वर्ड इज कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये कि यहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट मॉइटी अटैच है। फोरिन, फोरिन जनरली जो होते हैं ना, फोरिन वर्ड का मतलब होता है पोर फॉर्मिंग। ठीक है, ग्लाइकोफोरिन को आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये आरबीसी का प्रोटीन है, इतनी बात तो आप याद रख ही लोगे। इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर अबैडेड होते हैं, उनका एक डोमेन आपका बाहर निकला होता है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड की तरफ, एक डोमेन उनका अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ग्लाइकोफोरिन की बात करें तो इसके साथ, इस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की मोइटी अटैच होगी। इमेज में देखिए ये हमारा ग्लाइकोफोरिन है, फोरिन का मतलब होता है पोर फॉर्मिंग, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो ग्लाइकोफोरिन होता है वो आरबीसी के मेम्ब्रेन के अंदर एक पोर की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि इसकी जो सब यूनिट्स हैं वो जुड़ के एक पोर बनाएगी। तो ग्लाइकोफोरिन क्लियर हुआ। ग्लाइकोफोरिन की एक खास बात ये भी होती है कि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इसे हम लोग साइलोग्लाइकोप्रोटीन्स भी कह देते हैं, बिकॉज इसमें एक एंड के ऊपर ये आपकी कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज है, ब्रांच कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज अटैच हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। इसके अंदर इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है कि हम इसे कह देते हैं 60% ये ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। ठीक है, सैलिक एसिड रिच होने की वजह से ये आपकी आरबीसी के बाहर एक हाइड्रोफिलिक कोट बना देता है, यानी कि ये अगर आपकी आरबीसी है, ठीक है, ये आपके आरबीसी है, तो आरबीसी के बाहर इसकी कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज और इसकी सैलिक एसिड की वजह से बाहर एक वाटर की ऐसी कोट बन जाती है, जिससे आरबीसी बिना किसी दूसरी सेल को अटैच हुए फ्रीली ब्लड के अंदर फ्लोट करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी को एक हाइड्रोफिलिक चार्ज कोट प्रोवाइड करता है, कौन, ग्लाइकोफोरिन। ठीक है, इसलिए ये आरबीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंड 3 आप देख सकते हो, बैंड 3 की पोजीशन के, बैंड 3 भी हमारा एक टाइप का इंटीग्रल प्रोटीन है जो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंकायरिन और अभी हमने बात करी थी स्पेक्ट्रीन की, तो एंकायरिन और स्पेक्ट्रीन हमारे स्फेरिकल पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो इनर साइड की तरफ कुछ इस तरीके से मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। समटाइम ये दूसरे प्रोटीन के साथ भी अटैचमेंट शो करते हैं। उसके अलावा आप आरबीसी की कुछ और प्रोटीन्स हैं
जिनके नाम याद रख सकते हैं। एक्टिन प्रोटीन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, अड्यूसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ट्रोपोमोड्यूलिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के आपके प्रोटीन्स हैं। इनमें से जो कॉमन प्रोटीन्स है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है, सो फॉर दिस लेसन आई थिंक इट इज इनफ। इसके बाद अगेन हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिटेल मैनर में। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।